सो अब से हम दोस्त हैं। मैंने कुछ लिखा है। मैं राजकुमार के साथ सोऊंगी। वेलकम बैक रॉकर्ट्स। माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा कि साक्षी ने अपना रनसेटर खो दिया था और उसको तलाशने के लिए वो फैंग को ढूंढ रही है। तभी वो एक क्लब में जाती है तो वहां पर एक गिटारिस्ट उसको बहुत ही पसंद आ जाता है। साक्षी सोचती है कि शायद यही वो इंसान है जिसके पास उसका रनसेटर है। दूसरे एपिसोड की शुरुआत में साक्षी उस आदमी से बात करने के लिए जाती है, पर अचानक उसको एक कॉल आता है और वो घबरा कर वहां से भाग जाता है। फिर वो रेस्टोरेंट में बैठकर बातें करने लगता है। दरअसल उसे फैंग ने कॉल किया होता है और इस गिटारिस्ट का नाम है ली और ये फैंग का ही सौतेला भाई है। फिर भी फैंग उसे सगे भाई की तरह प्यार करता है। ली को इस तरह क्लब में परफॉर्म करते देख फैंग को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि ली बचपन से एक बड़ा आर्टिस्ट बनना चाहता था। फैंग उसे ड्राइंग क्लास, आर्ट वर्क जैसी स्टडीज के लिए एनकरेज करता रहता है। फैंग पूछता है कि तुम कहाँ हो, तो ली कहता है कि मैं इस वक्त ड्राइंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इस तरह झूठ बोलकर वो बाहर आता है। तो फैंग का असिस्टेंट उसको ले जाने के लिए तैयार खड़ा होता है। वो ली को फैंग के पास लेके जाता है और साक्षी को लगता है कि उसका रनसेटर ली के पास है, इसलिए वो ली को फॉलो करती रहती है। तब क्लब की ओनर साक्षी को रोकती है और कहती है कि अब तक तुमने और तुम्हारे फ्रेंड्स ने जो शराब पी है उसके पैसे चुकाकर तुम बाहर जाओ। दरअसल मॉडल्स जैसे दिखने वाले उन आदमियों ने कॉस्टली शराब पीकर सारा बिल साक्षी के सर पर थोप दिया था और वे क्लब से भाग गए थे। साक्षी पूछती है कि पैसे का क्या मतलब है। फिर वो बेहोश होकर ओनर पर गिर जाती है। अगली सुबह ओनर साक्षी की ड्रेस देखकर सोचती है ये किसी रईस घर की लड़की है। कल तो ये नशे में थी, लेकिन आज इससे सारे पैसे वसूल करके रहूंगी। ये सोचकर वो साक्षी से उसका नाम पूछती है तो साक्षी कोई लंबा चौड़ा नाम बताती है। फिर गहरी सांस लेकर कहती है मेरे पास पैसे नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन इस वक्त मुझे जल्दी जाना है। तब ओनर कहती है कि पहले से मेरा क्लब और रेस्टोरेंट घाटे में चल रहे हैं, अगर आप भी पैसे नहीं देंगी तो मुझे अपना बिजनेस ही बंद करना पड़ेगा। साक्षी पहली बार एक इंसान को दुखी होकर रोते हुए देखती है। वो नोटिस करती है कि धरती पर जब इंसान बहुत दुखी होते हैं तो उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। साक्षी को बहुत ही बुरा लगता है और वो ओनर को दिलासा देती है कि मैं आपकी मदद जरूर करूंगी, जब तक आपके पैसे वसूल नहीं हो जाते तब तक मैं यहाँ पर काम करने को तैयार हूँ। ये कहकर वो फूड डिलीवरी एजेंट का काम शुरू कर देती है। ओनर उसको एडवाइस देती है कि मैं काम के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, तुम्हें जो काम दिया जाए उसको ठीक से करोगी तो हम दोनों की दोस्ती बनी रहेगी, और फूड डिलीवर करते वक्त तुम अपना लंबा चौड़ा नाम मत बताना और कोई छोटा सा नाम यूज कर लेना, और हाँ मेरा नाम याद रखना, मुझे लोग मिस चाय कहते हैं। फिर साक्षी फूड पार्सल लेकर जाती है और रोड क्रॉस कर रही होती है। गाड़ियों को तेजी से आते देखकर बहुत ही डर जाती है। अब फैंग अपनी कार में वहां आता है और साक्षी अपने मैजिक पावर से गायब भी हो जाती है और ठीक डिलीवरी एड्रेस पर पहुंच जाती है। और इतने में फैंग उसे गायब होते हुए देखकर बड़ा ही चौंक जाता है और अपने असिस्टेंट से पूछता है कि वो लड़की कहाँ गायब हुई, पर असिस्टेंट कहता है कि मैंने तो किसी लड़की को देखा ही नहीं। फैंग को लगता है कि काम की वजह से उसका स्ट्रेस बहुत ही बढ़ गया है, इसलिए उसको ऐसे इल्यूजन दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उसके एड्रेस पर साक्षी को अंदर अलाउ नहीं किया जाता। तब झट से एक आदमी दरवाजा खोलकर कहता है कि मैंने फूड ऑर्डर किया है, उस लड़की को अंदर भेज दो। अब अंदर जाते ही साक्षी को पता चल जाता है कि इसी आदमी ने कल क्लब में गिटार बजाया था। ली पूछता है कि तुम्हें कहीं देखा देखा सा लग रहा है, कल तुम क्लब में आई थी क्या? और इस तरह दोनों का परिचय हो जाता है। फिर बहुत देर बातें करने के बाद ली कहता है कि अब तो हम दोनों दोस्त बन गए हैं, आज से तुम्हारे काम में मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम मेरी मदद कर देना। एक बहुत बुरे बिजनेसमैन ने मुझे इस कमरे में बंद करके रखा हुआ है, वो आदमी मुझसे जबरदस्ती ड्राइंग्स और आर्ट वर्क करवा रहा है। अब तुम ही बताओ, क्या कभी कोई जबरदस्ती पेंटिंग बना सकता है? ऊपर से मुझे इन चीजों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए हम दोनों अपने ड्रेसेस को एक्सचेंज कर लेते हैं और इस तरह मैं यहाँ से बच निकलूंगा। उसका प्लान काम कर जाता है और ली वहां से बाहर चला जाता है। अब एन वक्त पर फैंग आ जाता है, लेकिन फिर भी वो ली को जाते हुए नहीं देख पाता। कमरे में ली की ड्रेस पहनकर साक्षी बैठी होती है, पर फैंग को यह नहीं पता होता और कहता है कि जल्द ही एक आर्ट एग्जीबिशन होने वाला है, अगर तुम जरा मेहनत करोगे तो फर्स्ट प्राइज तुम्हें मिलेगा। इस तरह बहुत देर एडवाइस देने के बाद वो पूछता है कि तुम कोई जवाब क्यों नहीं देते। ये कहकर वो ली समझकर उसको खींचता है तो पता चलता है कि वो ली नहीं बल्कि एक लड़की है। अरे तुम कौन हो और मेरा भाई ली कहाँ पर है? अब साक्षी पूछती है तो क्या तुम ही वो खतरनाक बिजनेसमैन हो जिसने ली को यहाँ पर बंद करके रखा था? तुम्हें शर्म नहीं आती, एक इंसान को इस तरह कैद करके रखते हो? इस तरह फैंग को डांटकर साक्षी वहां से बचने की कोशिश करती है, पर उसका कोई मैजिक पावर काम ही नहीं करता क्योंकि फैंग उसको टच कर रहा होता है। लेकिन साक्षी कैसे भी करके वहां से बच जाती है और जाते जाते उसने अपने रेस्टोरेंट का बिल वहीं पर छोड़ दिया होता है। अब फैंग अपने असिस्टेंट से कहता है कि इस रेस्टोरेंट का पता लगाओ। फिर साक्षी अपना काम खत्म करके रेस्टोरेंट पहुंची जाती है। क्योंकि वो अपना यूनिफॉर्म ली को दे चुकी है, इसलिए वो मिस चाय से माफी मांगने के लिए वेट कर रही होती है और रेस्टोरेंट में वापस जाकर उसे पता चलता है कि ली ने उसका यूनिफॉर्म रेस्टोरेंट में वापस कर दिया होता है। मिस चाय बिल्कुल हैरान होती है कि ये लड़की कुछ ना कुछ तो जरूर कर रही है जिससे मेरे रेस्टोरेंट में ऑर्डर्स की बरसात ही हो रही है। अब मैं इसके जरिए अपना बिजनेस बढ़ाऊंगी। और अब वो साक्षी को ज्यादा से ज्यादा फूड डिलीवरीज देने लगती है और फिर रात हो जाती है और साक्षी अपने सारी डिलीवरीज पूरी करके रेस्टोरेंट में आ जाती है।
तब फैंग वहां जाता है और कहता है कि आज मैंने ये पूरा का पूरा फ्लोर बुक किया हुआ है, इसलिए तुम्हारी मदद के लिए यहाँ कोई नहीं आने वाला। अब सच सच बताओ कि तुमने मेरे भाई ली के साथ क्या किया है। फिर साक्षी घबराकर मिस चाय को सब कुछ बताने जाती है, पर मिस चाय कहती है कि मिस्टर फैंग ने आज इस पूरे रेस्टोरेंट को बुक किया हुआ है, उन्हें जो चाहिए वो हमें सर्व करना ही पड़ेगा। साक्षी मेन्यू कार्ड लेकर फैंग के पास जाती है और उसका ऑर्डर लेती है। फैंग ऑर्डर देता है कि इस रेस्टोरेंट के मेन्यू का एक एक आइटम मुझको चाहिए और वो सारे डिशेस सिर्फ तुम अकेली बनाओगी और मुझे सर्व करोगी। साक्षी पहली बार कुकिंग का नाम सुन रही होती है और सोचती है कि ये इंसान पकाने में इतना टाइम वेस्ट क्यों करते हैं। फिर वो किचन में जाकर इसको उसमें मिलाती है, फिर उसको किसी और फूड आइटम में, और इस तरह करते करते वो किचन में आग ही लगा देती है। अब ये देखकर फैंग भागा चला आता है और उसे फायर एक्सटिंग्विशर लाने को कहता है। वो क्या होता है ये पूछकर साक्षी उसे टुकुर टुकुर देखने लगती है। लगता है इसकी अक्ल घास चरने गई है, ये सोचकर फैंग अपनी शर्ट उतारकर आग को बुझाने लगता है। अब साक्षी फैंग का फिजिक देख लेती है और उसके सीने पर टच करती है। तब उसका हार्मोन सेंस करके साक्षी जान जाती है कि ये वही इंसान है जिसे उसने बचाया था। अब वो फैंग से कहती है कि मैं इतने दिन से तुम्हें ढूंढ रही थी। फैंग उसके पास आकर पूछता है कि तुम मुझको क्यों ढूंढ रही थी और तुम कौन हो। लेकिन जैसे ही वो पास आता है तो साक्षी उसके हार्मोन से अट्रैक्ट हो जाती है और नर्वस होकर खड़ी की खड़ी रहती है। फिर मौके का फायदा उठाकर फैंग उससे ली का पता मांगता है। साक्षी इतनी नर्वस होती है कि वो ली का पता बता ही देती है और जैसे ही फैंग वहां से जाता है तो साक्षी नॉर्मल हो जाती है और सोचती है कि इस इंसान के पास आते ही मैं अपना कंट्रोल क्यों खो देती हूँ। अब वो फैंग से ली को बचाना चाहती है और तुरंत गायब होकर ली के एड्रेस पर पहुंच जाती है। ली दूसरे रेस्टोरेंट में गिटार बजा रहा होता है और साक्षी उसको बताती है कि जिस बिजनेसमैन ने तुम्हें बंद करके रखा था वो किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकता है, तुम प्लीज जल्दी यहाँ से चले जाओ। ली कहता है कि तुम एक अच्छी दोस्त हो लेकिन तुम उस आदमी से डरो मत, इस रेस्टोरेंट में सिर्फ मेरी चलती है, वो यहाँ मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और बताओ साक्षी तुम कहाँ से आई हो और कहाँ रहती हो, मुझे तो सिर्फ तुम्हारा नाम ही मालूम है। साक्षी बताती है कि मैं कई स्टार्स को क्रॉस करके इस सोलर सिस्टम में पहुंची हूँ, धरती में तो मैं पहली बार आई हूँ, मैं जहाँ से आई हूँ तुम उस जगह को नहीं जानते। अब ली कहता है तुम्हारी बातों से तो लगता है कि तुम एक एलियन हो, क्या तुम सच में एलियन हो। अब साक्षी शॉक होकर कहती है कि मेरा सीक्रेट तुम्हें कैसे पता चला। और ली मजाक में कहता है कि मैं भी तो एक एलियन हूँ। लेकिन साक्षी उसको सच मान लेती है और कहती है कि मेरे प्लेनेट का नाम है केप टाउन, तुम्हारे प्लेनेट का नाम क्या है। अब अपने प्लेनेट का मैं क्या नाम रखूं, ये सोचकर वो यूं ही कह देता है कि मेरा प्लेनेट नंबर 625 है। ऐसा कोई प्लेनेट स्पेस में नहीं है, ये कोई नया प्लेनेट है क्या। और उसके मासूम सवालों से परेशान होकर ली कहता है कि वो सब छोड़ो, अब हमारी दोस्ती के लिए एक हाई फाई करते हैं। ये कहकर वो साक्षी के हाथों को टच करने जाता है। साक्षी कहती है कि मैं धरती पर एक एलियन हूँ, इसीलिए यहाँ के लोगों को टच नहीं कर सकती, अगर ऐसा कर दिया तो कोई अनहोनी हो सकती है। ये कहकर वो हाथ में ग्लव्स पहन लेती है। ली पूछता है कि उस अनहोनी का कोई तो नाम होगा। अब इनकी बातचीत के बीच फैंग वहां पर आ जाता है और उसे देखते ही साक्षी फिर उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगती है और उसके पास जाने की कोशिश करती है। लेकिन फैंग साक्षी को हटाकर ली से कहता है कि चुपचाप मेरे साथ घर चलो वरना मैं जबरदस्ती तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा। अब साक्षी रियलाइज करती है कि ये दोनों भाई हैं और उसका अनसेटर फैंग के घर पर भी हो सकता है। अगर मुझे अपना अनसेटर मिल गया तो मैं अपने प्लेनेट वापस जा सकती हूँ। इस तरह वो फैंग के घर जाने का प्लान बनाती है और कहती है कि ली मेरा दोस्त है, तुम उसे फोर्स नहीं कर सकते, वो जो करना चाहता है उसे वही करने दो। ये कहकर वो फैंग के पैर पड़ती है तो ली कहता है कि मेरी दोस्त ठीक कहती है, जितनी उसे मेरी फिक्र है उतनी भी तुम्हें नहीं है भाई, फिर भी मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी दोस्त भी मेरे साथ चलेगी। ये कहकर ली भी फैंग के पैर पर गिर जाता है। अब इन दोनों से तंग आकर फैंग को उनकी बात माननी पड़ती है। फिर फैंग अपने घर में साक्षी को एक अलग कमरा दे देता है और दोनों भाई अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। साक्षी अपने कमरे और बेड को खूब एंजॉय करती है और फिर अनसेटर को ट्रैक करने लगती है। अगर वो कहीं आसपास होगा तो साक्षी को सिग्नल मिल जाएगा और फिर अपने कमरे को छार मारने के बाद वो फैंग के कमरे में जाती है। फैंग नहा रहा होता है तो साक्षी अनसेटर को भूलकर फैंग का फिगर निहारने लगती है और कुछ देर बाद वो बाहर जाने वाली होती है कि उसको सिग्नल मिल जाता है। अब सिग्नल की आवाज सुनकर फैंग बाथरूम से बाहर आकर पूछता है कि मेरे कमरे में कौन है। साक्षी ने अनसेटर की तलाश में तो वहां के बुक शेल्फ को ही तहस-नहस कर दिया होता है, पर फैंग के आने से पहले वो अपनी पावर्स यूज करके सबको ठीक कर देती है और जब फैंग आता है तो सारी चीजें अपनी जगह पर बिल्कुल फिट होती है। आखिर में एक बुक उड़कर आती है और शेल्फ पर बैठ जाती है, लेकिन उल्टी। अब फैंग कंफ्यूज होता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, कहीं मैं दिन में सपने तो नहीं देख रहा हूँ। और अब उसको हर चीज पर शक होने लगता है और वो ली और साक्षी के कमरे चेक करता है। वहाँ कुछ न पाकर वो वापस अपने कमरे में आकर सो जाता है और फिर उसके जाते ही साक्षी घर का कोना कोना चेक करती है। फिर वो फैंग के कमरे में जाती है और फैंग के कपड़ों को स्कैन करती है, पर फैंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको लॉक करके पूछता है कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो, मुझे तो पहले से ही तुम पर शक था, तुम क्या चोरी करने आई थी।
साक्षी उसकी किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेती और उसके खूबसूरत चेहरे को निहार रही होती है। फिर अपने मैजिक पावर को यूज करके वो बचने की कोशिश करती है, पर क्योंकि फैंग उसको टच कर रहा है तो उसकी कोई भी पावर काम नहीं करती। अब साक्षी रियलाइज करती है कि जब भी फैंग उसको टच करता है तो उसकी मैजिक पावर काम नहीं करेगी। और दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाकी मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।